गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास विज्ञान विषय का 7वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपने दे रखा है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके सामान्य गुणधर्म। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर नंबर 500 है, जिसमें आप डिस्कस करने जा रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण का प्रोसेस क्या है और तत्वों के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता हुई उसको अपन स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हम जानते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? अपन देखते हैं अपने घरों में कई प्रकार का सामान मटेरियल अवेलेबल होता है, उसको अलग अलग स्थान पर क्यों रखते हैं? ताकि अपन को सुविधा बनी रहे, अपन को उनके सामान्य गुणधर्म के बारे में बता रहे हैं, उनको सुविधा के अनुसार अपना अध्ययन करके उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसके अनुरूप उसको अपन अलग अलग स्थान पर रखते हैं। जैसे आपको पता है कि घर में रसोई कक्ष में घर का सामान खाने संबंधित होता है, जैसे बैठक कक्ष में आपके बैठने संबंधित सामान बिस्तर आपने लगा रखे होते हैं, खेती से संबंधित सामग्री अलग होती है। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग रूप से प्रयोग किया जाने वाली सामग्री क्या होती है, अलग अलग रूप से काम में ली जाती है। तो आपने घर पे भी देखा होगा अलग अलग चीज़ों को अपना अलग अलग स्थान पे रखते हैं। ऐसा नहीं कि साबुन और फावड़े खाने के बर्तन सब्जी नब्जी सारे एक स्थान पे डाल देते हैं। गाय भैंस आदि सभी को एक स्थान पे आप काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। क्यों ऐसा नहीं करते? सभी को अलग अलग स्थान पे आप रखते हुए अलग अलग स्थानों पर उनकी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्थान पे उनका रखना उचित बताया जाता है। क्यों करता है ऐसा? ऐसे करने का मेन रीजन ये रहता है कि जैसे जिस चीज़ की अपनी आवश्यकता होती है उसके अंदर आसानी से उसका अध्ययन करके उसको सेपरेशन कर सकते हैं और उसकी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे दवाइयों की बात कही जा रहे हैं मेडिकल की डिपार्टमेंट से संबंधित, तो अलग अलग ड्रग्स होती है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में रखते हैं, अलग अलग कॉलम में रखते हैं। क्यों? जैसे डायरेक्ट कौन सी दवाई का क्या इफेक्ट होता है, डायरेक्ट उनको नज़र घुमाते ही आपको पता लग जाता है कि एक पैरासीटामोल है, ये बुखार में दर्द निवारक के रूप में सिर दर्द में काफ़ी स्थान पे काम आती है, तो उसको डायरेक्ट अपन दे देते हैं। कभी कभार ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपने ली तो रिक्वायरमेंट तो आपको बुखार की टेबलेट की आवश्यकता है और वो दे दे दूसरी फटाक जल्दबाजी में से, तो इधर देखता वो नहीं पाया जाता, फटाक जैसे आपने कहा उसके अनुरूप वो डायरेक्ट वो टेबलेट दे देता है। क्यों ऐसा क्यों कर रखा है? ताकि उसने पहले से वर्गीकरण का प्रोसेस उसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे ट्रेंड के अकॉर्डिंग रख रहे हैं। सिर दर्द की टेबलेट अलग स्थान पे, बुखार की टेबलेट अलग स्थान पे, थकान दूर करने की टेबलेट अलग स्थान पे, उसके अकॉर्डिंग वो वर्गीकरण जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट होता है वैसे वैसे अलग अलग चीज़ों में हर स्थान पे वर्गीकरण की विशेषता बताई जाती है। जीव जंतुओं का वर्गीकरण भी होता है, जीव जंतु पेड़ पौधों उनका अपन वर्गीकरण के बारे में अपने स्टडी किए थे, जो आप 9th क्लास में विस्तार रूप से स्टडी करके आए कि जीव जंतुओं का भी वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता हुई, पेड़ पौधों का भी वर्गीकरण करते हैं। तो ऐसे कैसे उनके अभी सामने लेटेस्ट प्रेजेंट होते जा रहे हैं कि तत्वों का वर्गीकरण का प्रोसेस अपने स्टडी करेंगे। कि नॉर्मली अपन देखते हैं तत्व जैसे जैसे खोज रिसर्च बढ़ता गया वैसे वैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई और सारे तत्वों की प्रॉपर्टी क्या होती भिन्न भिन्न होती, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटना नेसेसरी हो जाता है। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर कार्य करके व्यवस्थित रूप से अलग अलग ट्रेंड प्रस्तुत किया और उसका अलग अलग लॉजिक है। फिर भी उसमें किसी प्रकार सुधारीकरण का प्रोसेस की रिक्वायरमेंट थी, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें चेंजेस किया जाता है। आप देखते हैं बेसिकली तत्व होते क्या है? वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान हो उसे तत्व कहते हैं। तत्वों का मतलब पार्टिकल्स में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होंगे, एक ही प्रकार के पार्टिकल उपस्थित देखने को मिलते हैं। बेसिकली अपन तत्वों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ये जनरल इसकी तत्वों को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। परंतु जैसे जैसे तत्वों की खोज बढ़ती गई तो उसको आइडेंटिफाई और तथा अलग अलग वर्गों में डिवाइड करने की अलग अलग तकनीकें अपनाई गई। परंतु इम्पोर्टेंट तकनीकी पद्धति आई है, वो आपके सामने आप प्रेजेंट होने जा रही है, वो IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति के अकॉर्डिंग तत्वों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा, उनके सामान्य तत्वों के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, काफ़ी चीज़ों को स्टडी करके बताया।
परंतु आपको सबसे पहले ये बात दिमाग में रहे, IUPAC का पूरा नाम हिंदी तथा इंग्लिश में क्या है। हिंदी में आपको पूछा जाए तो हिंदी में ये बताओ कि विशुद्ध एवं अनुप्रयोगी रसायन शास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। रसायन शास्त्र से संबंधित एक विशेष संघ काम कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हर प्रकार की स्टडी को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से शुद्धता युक्त तथा अनुप्रयोगात्मक रूप से रसायन शास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाए रखा है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं IUPAC। इंग्लिश में हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिमाग बात रहेगी। तो इस संघ के अनुसार इस पद्धति के अनुरूप अलग अलग तत्वों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है और उनके सभी के अलग अलग गुणधर्म देखने को मिलते हैं। बेसिकली बात दिमाग का आपको ध्यान दें। देखिए तत्वों को अपन अलग अलग वर्गीकरण करने का मेन रीजन क्या रहा है, तो अपन देखते हैं इनका अध्ययन सरल हो, सुगमता से हो, तर्क संगत तरीके से किया जा सकता है और वर्गीकरण के माध्यम से भविष्य में खोजे जाने वाले नए नए तत्वों को भी अपन उचित स्थान पर रख के उसको व्यवस्थित क्रम में जमा सकते हैं। वर्गीकरण का आवश्यकता ये रही कि तत्वों का वर्गीकरण करने का मेन रीजन रहा है कि तत्वों का अध्ययन आसानी से हो। तत्वों का अध्ययन सरलतापूर्वक हो सके। तथा नए तत्वों की खोज हो रही है, नए तत्वों को उचित स्थान मिलने में सहायता प्रदान करें। भविष्य में नए तत्वों की खोज के अनुरूप तत्वों को उचित स्थान मिल सके या मिले। ये दो पॉइंटों को मुख्य रूप से आप ध्यान रखना कि तत्वों को वर्गीकरण करने का मेन लॉजिक है तत्वों का अध्ययन सुगमता से सरलतापूर्वक और आसानी से कर सके, उसके लिए एक तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक बताया गया। और दूसरी बात, भविष्य में नए नए तत्वों की जैसे जैसे खोज आती रहेगी उसको नए तत्वों को खोज के अनुसार उनको उचित स्थान मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक बताया गया है। आगे देखते हैं वर्गीकरण का प्रोसेस। अब वर्गीकरण एक ऐसा नहीं मतलब एक व्यक्ति ने अध्ययन करके पूरा वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया, नहीं, पॉसिबल नहीं होता। वर्गीकरण एक लंबे समय लंबे टाइम के अनुरूप चलता है और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में रिसर्च करते हुए अलग अलग अपने बेसिक अनुभव के आधार पर प्रस्तुत करने का कार्य भी किया है। तो जिसको अपन देखते हैं वर्गीकरण का प्रोसेस क्या है उसको अपन ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जो मैटर आपके सामने उपलब्ध करवा रखा है उसका पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में देखते हैं वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण आपके सिलेबस में 4 पॉइंट मेंशन है, जैसे डायबरल की तरीक क्या थी, डायबरल की तरीक क्या बताती है, न्यूजीलैंड का स्टक सिद्धांत क्या बताता है, उसके बाद में मेडलिप की आवर्त सारणी क्या है तथा हेनरी मोजले की आवर्त सारणी क्या है। 4 चीजों को अपन स्टडी करेंगे। तो ये था नॉर्मली मैटर जिसको एक एक को अपन स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो आपके सामने नॉर्मली मैटर आपको प्रेजेंट कर रखा था उसका एक बार स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए मैटर को रब करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉबेरन की तरीक क्या बताती है वर्गीकरण में। फर्स्ट आपके वैज्ञानिक आया था डॉबेरन ने क्या बताया कि काफी तत्वों की स्टडी की और उन्होंने 3 तत्वों के समान जो भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म समान प्रदर्शित करते हैं 3 तत्वों क्या बना दिए, समूह बना दिए। फिर बाद में उन्होंने ये बताया कि मध्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रथम तथा अंतिम तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत प्राप्त होता है, एवरेजेबल वैल्यू आपके प्राप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात आपको कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं डॉबेरन की तरीक या न्यूजीलैंड का स्टक सिद्धांत ये किस बेस पर आधारित है या
मैडलिप की आवर्त सारणी। तो इन तीनों का आधारभूत या लोथरमेयर का वक्र जो आगे आप पढ़ोगे, लोथरमेयर का वक्र, तो ये चारों चीजें आप देखते हैं तो चारों का आधारभूत इसलिए किसको बेस मान के कर रखा है, किस को देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक तो डोबेरेन की त्रिक, दूसरा अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथरमेयर का वक्र, कर्व या वक्र तथा मैडलिप की आवर्त सारणी। ये आप चारों देख रहे हैं, चारों वैज्ञानिकों ने जो तत्वों को अलग अलग क्लासिफिकेशन करने का कार्य किया, इन सभी का आधार क्या रहा है, इन सभी का आधार है आपके परमाणु द्रव्यमान का आधार है, परमाणु द्रव्यमान इन सभी का आधार है, ये ध्यान रखें। जबकि हेनरी बोल्डे की आवर्त सारणी जो प्रस्तुत करने का काम किया था, उसका वर्गीकरण का प्रोसेस जो आधार रहा है वो किस बेस पर रहा है, वो परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग रहा है। वो किसके अकॉर्डिंग है, परमाणु संख्या के आधार पर उसको प्रदर्शित किया गया। जबकि ये चारों नियम बता रखे हैं, उन सभी के आधार रहा है आपके परमाणु द्रव्यमान। दिमाग बात रही। आगे आप देखते हैं कि डोबेरेन आगे जाके काफी तत्वों के लिए सक्सेसफुल रहा, परंतु काफी तत्वों के बाद में जैसे जैसे तत्वों की खोज बढ़ती गई वैसे वैसे फिर बाद में डोबेरेन की तरीका क्या होगी, असफल होती रही, फिर बाद में क्या होगी, अनुपयोगी होगी। इसके बाद में आप देखते हैं जॉन अंडर न्यूलैंड से अष्टक नियम ने प्रस्तुत करने का काम किया। अगले वैज्ञानिक ने अष्टक नियम प्रस्तुत करने का काम किया था न्यूलैंड। इसने न्यूलैंड उन्होंने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर उनको व्यवस्थित क्रम में जमाया। क्या किया, तत्वों के बढ़ते हुए भार के अनुसार उन्होंने जमाया। फिर बाद में बताया कि प्रथम तत्व तथा आठवें तत्व का सामान्य गुणधर्म तथा बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मिलती होती। इसके आधार पर उन्होंने अष्टक नियम प्रस्तुत करने का काम किया। जैसे जैसे ये 20 तत्व आप देखते हैं, परमाणु क्रमांक 20 तक तो ये भी सक्सेस रहा, परंतु जैसे 20 से अधिक आने वाले तत्वों का नसर पर ये इफेक्टेड हो जाता है। तो देखिए एक बार डोबेरेन के तरीके को आप स्क्रीनशॉट द्वारा सेव कर लीजिए, फिर बाद में अष्टक नियम को अपने स्टडी करेंगे और लोथरमेयर का वक्र आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। और फिर बात, क्योंकि लोथरमेयर का वक्र के बारे में आप जैसे जैसे आपका स्टडी बढ़ेगा उसमें आपको आगे क्लास में देखने को मिलेगा। देखिए फिर बाद में अष्टक नियम के बाद में मैडलिप की आवर्त सारणी को आज स्टडी करेंगे। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम भी ये बताता है कि इस न्यूलैंड ने भी तत्वों की स्टडी या वर्गीकरण का प्रस्तुतिकरण करने का प्रोसेस रहा है, तो उसका भी यही रहा है कि तत्वों का परमाणु भार पर आधारित प्रोसेस ने भी काम दर्शाया कि इनका भी आधार क्या रहा, वर्गीकरण का परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। इन्होंने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया तथा ये भी बताया कि प्रथम तत्व तथा आठवां अंतिम तत्व के समान ही गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जो प्रथम तत्व होता है उसके तथा 8वें नंबर पे आने वाला अंतिम तत्व होता है उसके सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। परंतु आगे जाते हुए ये भी देखा गया कि ये 20 परमाणु क्रमांक अर्थात उनके कैल्शियम तत्व सबसे उपयोगी रहा, परंतु फिर बाद में धीरे धीरे इसकी भी उपयोगिता देखने को मिल जाती है। तो आप देखते हैं जैसे लिथियम 3 नंबर पे आता है और सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर से 11 नंबर मतलब प्रथम नंबर लिथियम और 8 नंबर पे कौन सा सोडियम। तो लिथियम तथा सोडियम को एक आवर्त सारणी में आधुनिक मैडलिप की दोनों में एक आवर्त सारणी रखा क्योंकि इसके सामान्य गुणधर्म समान होते हैं। तो काफी चीजों को इसने फॉलो करते हुए बताया, परंतु ये आगे अधिक तत्वों पर अप्लाइबल नहीं होने की वजह से फिर बाद में क्या हो गया, असफल हो गया। आगे देखते जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस इन दोनों की प्रॉपर्टी समान होती, ऑक्सीजन सल्फर की प्रॉपर्टी समान होती, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा।
नियॉन और आर्गन एक समान प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। तो अलग अलग तत्व होते हैं, उनके अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें, सोडियम और पोटेशियम पुनः एक प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। तो अलग अलग तत्वों के सामान्य गुणधर्म समान होने की वजह से उनको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग वर्ग बनाए और उनका अलग अलग मैटर में अध्ययन करते हुए प्रस्तुत करने का कार्य किया। तो आगे देखते हैं अपन, काफी चीजों को स्टडी करने के उपरांत भी फिर भी ये आगे शिक्षक नहीं होने की वजह से फिर बाद में ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। फिर तत्वों के वर्गीकरण को प्रस्तुत करने में अगले तीसरे नंबर पे वैज्ञानिक आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। वो मेडलिव की आवर्त सारणी प्रस्तुत करने का काम किसने किया था, आप देखते हैं मेडलिव नामक के एक वैज्ञानिक थे जो तत्वों को एक विशेष प्रकार के ट्रेंड के अकॉर्डिंग फ्लो करते हुए एक आवर्त सारणी बनाने का काम किया था, जो किस पर आधारित थी, मेडलिव की आवर्त सारणी। मेडलिव की आवर्त सारणी थी वो आपके परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। देखिए मेडलिव की आवर्त सारणी को अपने स्टडी कर रहे हैं, तो पूरे मैटर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आगे देखिए आगे आप देख रहे हैं मेडलिव की आवर्त सारणी। मेडलिव की आवर्त सारणी बेसिकली आप देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेडलिव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। उन्होंने ये बताया कि सारणी को जनरेट करने के लिए कुछ तत्व निश्चित अंतराल के बाद में अपने सामान्य गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो उन तत्वों को एक निश्चित एक वर्ग बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, एक ही आवर्त में रख दिया, उसको आवर्त फलन के नाम से जाना गया। कि आवर्त सारणी में देखते आप जिन तत्वों के सामान्य गुणधर्म समान होते हैं, समान गुणधर्म दर्शाने वाले तत्वों को एक आवर्त फलन में रखा गया। बेसिकली मेडलिव की आवर्त सारणी को आप देखते हैं जो ऊर्ध्वाधरता क्षैतिज पंक्तियों में डिवाइडेड होती है, जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उसको बोलते हैं आवर्त, तथा ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है उसको बोलते हैं वर्ग। मेडलिव की आवर्त सारणी में 1 से 8 वर्ग बनाए गए तथा 0 समूह को बाद में जनरेट किया गया, क्योंकि मेडलिव की आवर्त सारणी की जब शुरुआत हुई थी तब उस टाइम में शून्य समूह की गैस या अक्रिय गैसों को खोजने हुई थी। फिर बाद में शून्य समूह की खोज होने की वजह से, अक्रिय गैसों की खोज होने की वजह से उसमें फिर बाद में आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में इसको सम्मिलित किया गया तथा आवर्त कितने बनाए गए, 6 आवर्त में डिवाइड गए और प्रत्येक वर्ग पुनः ए तथा बी तथा 3, 4, 2, 3, 4 कैटेगरी डिवाइडेड होते बताए गए। तो काफी चीजों को इसने व्यवस्थित रूप से सुसंगठित रूप से अध्ययन करते हुए व्यवस्थित रूप से अपनी जानकारी को प्रस्तुत किया और उसके आधार पर देखने को मिलता है कि मेडलिव की आवर्त सारणी काफी आगे वर्गीकरण में काफी सहायता हेल्प कर रही, परंतु कुछ इसमें भी क्या रह जाती है कमी, हर से कोई व्यक्ति काम करता है उसके पीछे कमियां देखने को मिल जाती है। देखिए मेडलिव ने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सारणी में व्यवस्थित किया गया। उन्होंने सुनिश्चित किया गया कि एक ही प्रकार की भौतिकता रासायनिक गुणधर्म दर्शाने वाले तत्वों को एक ही आवर्त में बरकरार कर दिया, जिनके सामान्य गुणधर्म समान होते हैं उसको एक ही आवर्त फलन में जमाया गया। इन्हीं परमाणु क्रमांक को तोड़ना ही पड़ा, कहीं के स्थान पे परमाणु क्रमांक के क्रम को तोड़ दिया गया और कहीं पे इनके भौतिक गुणधर्मों के क्रम तोड़ दिया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ इसमें क्या देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट केस भी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं परमाणु क्रमांक का क्रम तोड़ना भी पड़ा, जैसे आयोडीन का परमाणु भार बताए जा रहे हैं 126.9 यूनिफाइड है और टेरिलियम का भार बताया जा रहा है 27.6 के आसपास। तो इन दोनों को अलग अलग आइटम डाल रखा, आयोडीन तथा टेरिलियम दोनों को अलग अलग वर्गों में डाल दिया। क्यों, फिर इनके सामान्य गुणधर्म तो समान थे, परंतु फिर भी इनको अलग अलग वर्गों में डाल दिया। इसका द्रव्यमान देखें तो काफी समान थी, परंतु इनके सामान्य गुणधर्म भिन्न भिन्न होने की वजह से उनको अलग अलग वर्गों में रखा। तो इसका आधार पर उनका ट्रेंड क्या हो गया, लोप हो गया था। तो देखते हैं आगे काफी चीजों में कमियां देखने को मिली। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कमियों की वजह से मेडलिव की आवर्त सारणी फिर बाद में क्या डेवलप होगी और फिर बाद में आती है मोजले की आवर्त सारणी। तो देखिए क्या क्या कमी रही उसको अपन प्रस्तुत करते जा रहे हैं। तो देखिए जो आपके सामने मैटर आउटलाइन है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखिए आगे आप देखते हैं कि काफ़ी चीज़ों को उसने व्यवस्थित रूप से कंसिडर किया, परंतु हर व्यक्ति काम करता है उसके पीछे कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाती है ही। तो देखिए क्या कमी रहेगी
कि कुछ स्थानों पर तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का अनुपालन है, क्योंकि उनके गुणधर्म अलग अलग थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग स्थान पर डाल दिए। तो कई ऐसे एक्सेप्शन केस देखने को मिलते हैं। असमान गुणधर्म वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में डाल दिया, और असमान गुणधर्म वालों को एक ही वर्ग में डाल दिया और समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में डाल दिया। तो काफी स्थानों पर ऐसे देखने को मिला। हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाया तथा समस्थानिक कोई किसी भी प्रकार से व्याख्याता कोई आवसानिक स्थान नहीं दिया। तो काफी चीजों की इसकी कमियां रही, जिसकी वजह से फिर बाद में मैलिक की आवसानी क्या हो जाती है, ब्लॉकअप हो जाती है, और फिर बाद में आपके सामने प्रस्तुत होती है आधुनिक आवसानी। और नए तत्वों की खोज के बारे में उन्होंने सिर्फ रिक्त स्थान नहीं छोड़ा, तो नए तत्व आने वालों को कंबाइन करना रहा। तो काफी चीजों की समस्या होने की वजह से मैलिक की आवसानी क्या हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी। फिर अपन पढ़ेंगे हेनरी मोइले की आधुनिक आवसानी की क्या विशेषता है, क्या उसके गुणधर्म है। काफी चीजों को अपन अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, व्यवस्थित रूप से देखें, कंसिडर करें, समझें और साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना करें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट हो तो डायरेक्ट उसके 10 समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।